हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंधों को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम भाग के हिसाब से देखेंगे। टोटल 22 भाग होते हैं भारतीय संविधान में, तो हम उनको एक एक करके देखेंगे। भाग 1 को देखेंगे। सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन है। 1 से लेकर 4 तक इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पहला क्या है? जो फर्स्ट अनुच्छेद है, इसमें है भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। अनुच्छेद 3 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 3 में वर्णित है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत नए राज्यों के किसी राज्य का विभाजन किया जा सकता है, किन्हीं दो राज्यों का मर्जर किया जा सकता है ना। राज्य की सीमाएं कम या ज्यादा की जा सकती है। और नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाता है। किससे किया जाता है? साधारण बहुमत से किया जाता है ना। अर्थात उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से एक अधिक। भाग 2 है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें क्या है? इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है ना। 5 से लेकर 11 तक है और नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 9 में ये बोला गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता चली जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अनुच्छेद 11 में लिखा है नागरिकता संबंधित सभी अधिनियम संसद द्वारा बनाए जाएंगे। इसी के तहत भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम बनाया है। नागरिकता अधिनियम बनाया है 1955 है ना। अधिनियम 1955 बनाया है। इसमें बहुत बार संशोधन किया गया है। हाल ही में जो संशोधन किया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि उसमें प्रमुख प्रावधान क्या है और जो भारत के मतलब ये जो भारत के अल्पसंख्यक लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, है ना। अल्पसंख्यक लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। जो लेटेस्ट में नागरिकता संशोधन विधेयक आया है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये भाग 3। इसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। टोटल इसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है और इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है ना। मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य में क्या क्या आएंगे, जैसे केंद्र की पालिका, है ना। केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, है ना। और स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकार, ये सभी इसी में आते हैं। जैसे पंचायतें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है ना। समानता के अधिकार से संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 भेदभाव से मुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है ना। अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। और 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है ना। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताता है। अब अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है ना। और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है ना। लिबर्टी, है ना, लिबर्टी और फ्रीडम से संबंधित है। अनुच्छेद 21A है ना, 21A शिक्षा से संबंधित है। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है ना। यदि कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन करता है तो उससे संबंधित अधिकार प्रदान किए भारतीय संविधान ने। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है ना। कोई भी व्यक्ति भारत का अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार दिया है ना। कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का हकदार होगा, ये 29 और 30 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अर्थात इन अनुच्छेदों में से अगर किसी का भी उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है। तो ये टोटल अधिकार होते हैं। पहले संपत्ति का अधिकार भी भारत में, संपत्ति का अधिकार भी भारतीय संविधान में था, लेकिन इसको निश्चित कर दिया गया है और इसको
विधिक अधिकार की संज्ञा दी गई है ना, विधिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300A में इसको स्थापित किया गया है। अब आते हैं भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है ना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, है ना। अनुच्छेद 36 को अगर देखें इसके अंतर्गत, तो ये राज्य की परिभाषा है, जो अनुच्छेद 12 में दी गई है वही अनुच्छेद परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं से तात्पर्य इनको प्रवर्तन कराने के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है ना, ये प्रवर्तनीय नहीं है। जबकि जबकि जो मूल अधिकार है वो प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 39A ये निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन जो भारतीय संविधान को अगर देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन इसी संबंधित है, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है, जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भी समान नागरिक संहिता को लागू किया है ना। तो समान नागरिक संहिता काफी चर्चा में बना होता है, तो ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ना, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के क्रम में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 50 लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में उपबंध अनुच्छेद 50 में किया गया है। अब हम देखें अगर भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है ना, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है ना। ये भारत के मूल संविधान में सम्मिलित नहीं था, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है ना। और कौन से देश की प्रेरणा से लिया गया है? ये लिया है यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ के प्रेरणा से, मतलब सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है ना। जब इसको सम्मिलित किया गया तो भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु एक अन्य मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है ना, जो 6 से 14 वर्ष, मतलब एक अन्य मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था। जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जब लागू किया गया तो उसके बाद जो आर्टिकल 21 मूल अधिकार जोड़ा गया, तो इसी क्रम में मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा से संबंधित एक प्रावधान मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। भाग 5 आते हैं। भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 संघ से संबंधित है ना, संघ से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद सम्मिलित है ना, 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 52 अब देखते हैं, प्रमुख अनुच्छेद हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तथा इस राष्ट्रपति किनके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा, अर्थात भारत में जनता द्वारा, अर्थात भारत में गणतंत्र है ना, गणतंत्र है। जबकि अन्य देश जैसे मैं ब्रिटेन का उदाहरण लूं तो वहां पे राजतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है ना, गणतंत्र नहीं है, अर्थात वहां का जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रमुख होता है, वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, जबकि वो राजघराने से संबंधित होता है ना। तो ये बात कह सकते हैं कि भारत गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, वहां संवैधानिक राजतंत्र है ना, ये हम कह सकते हैं। संविधान भी है और राजा भी होता है वहां पे। अनुच्छेद 53 के बारे में देखेंगे। समस्त कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है ना, जितनी भी कार्यपालिकाई शक्ति होती है राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति वैसे तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक शक्तियां भारत में प्रधानमंत्री के पास होती है ना, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है ना, वास्तविक सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 61 को अगर देखें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है ना, महाभियोग राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आरोप में हटाया जा सकता है और वो महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है ना, राष्ट्रपति विभिन्न तरीके से क्षमा कर सकता है ना, या तो उनको डायरेक्ट मृत्युदंड की सजा को माफ कर दे, परिहार कर दे, विराम कर दे, है ना, इस तरह से प्रिविलंबन, ये चीजें
क्षमदान शक्ति के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना, जब दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी बिल को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ना। अध्यादेश जारी कब किया जा सकता है? जब दोनों सदन में से कोई एक सदन नहीं चल रहा हो या कोई ऐसी स्थिति बन गई हो जब देश में कोई विधि को लागू करना अति आवश्यक हो जाता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है ना। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत प्रदान की गई। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी होती है जो भाग 18 में वर्णित है। भाग 18 में 352 से लेके 360 तक प्रावधान किए गए है ना। 352 में राष्ट्रीय आपात बताया गया है ना, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में बताया गया है ना। 356 में राष्ट्रपति शासन बताया गया है ना। राष्ट्रपति शासन अर्थात अगर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था नहीं चल रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये आपातकालीन शक्तियां होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से लेके 69 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध करते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, उनका निर्वाचन कैसे होगा, शपथ कैसे लेगा, उनको हटाया कैसे जाएगा, ये सब आर्टिकल 63 से लेके 69 में वर्णित है। अनुच्छेद 75(3) ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अर्थात किसी एक मंत्री के प्रति यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना। कानूनी मामलों में कोर्ट में अगर सरकार किसी कानूनी मामले में फंसता है तो महान्यायवादी सरकार की तरफ से पेश होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा बताई गई है और इसका गठन कैसे होता है ये बताया गया है, कितने मेंबर होते हैं। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा बताई गई है, इसका गठन और इसमें कितने सदस्य होते हैं ये बताया गया है। अनुच्छेद 110 बहुत महत्वपूर्ण है, ये धन विधेयक से संबंधित है ना। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा है ना। उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के हम बहुत सारे प्रोविजंस भी देख सकते हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को देखें तो मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता है ना, अपीलीय अधिकारिता है ना। और मूल क्रिमिनल और सिविल मामलों में है ना, क्रिमिनल और सिविल मामलों में ये देखी जा सकती है ना। तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है। संवैधानिक मामलों में भी ये सुनवाई कर सकता है अगर संविधान के किसी उपबंध में कोई चैलेंज करता है कोर्ट में तो उसकी भी वैधता ये देखता है। ठीक है, मामलों को अंतरित भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय एक काफी बड़ा चैप्टर है, अगर इसको आप अलग से पढ़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मैंने सिंपल सा बता दिया है कि अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है और गठन वगैरह के बारे में बताया गया है। अब भाग 6 देखिए। भाग 6 153 से 237 में है जो, और ये राज्य से संबंधित है ना। पहले हमने संघ को देखा था भाग 5 में और यहाँ पे राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है ना। अब मैंने एक चीज आपको यह बताई थी, जैसे 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ना। तो अगर इसमें 90 हम जोड़ देंगे है ना, 90 जोड़ देंगे 123 में अगर 90 हम जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा 213। तो 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ना। तो इस तरह का एक क्रम चलता है
संघ और राज्य के मध्य, है ना, संघ और राज्य के मध्य आर्टिकलों में, है ना, अगर 90 जोड़ते हैं तो जो संघ का आर्टिकल है वो राज्य का आर्टिकल बन जाता है ना। और एक 89 का कॉन्सेप्ट चलता है ना, कुछ प्रोविजंस में 89 अगर जोड़ते हैं तो अगर वो संघ का कॉन्सेप्ट है तो राज्य का आर्टिकल, मतलब वो बंद बन जाता है। भाग 8 है 239 से लेके 242 तक है, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है ना। जैसे दिल्ली के क्षेत्र में अगर कोई उपबंध आता है, कभी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली से संबंधित उपबंध कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, तो आपको 239 से लेके 242 के मध्य अगर कोई भी आर्टिकल दिख रहा है तो वो आपको आंसर लगा देना है। अगर पूछे तो भाग 8 के बारे में बताना है। भाग 9 क्या है? भाग 9 है अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक है, और ये पंचायतों के बारे में बताता है ना, पूरा पंचायतों के बारे में बताता है। जैसे 243 ए को अगर हम देखें तो ग्राम सभा के गठन के बारे में बताता है ना। 243 आई के बारे में देखें तो ये राज्य वित्त आयोग के बारे में बताता है ना, राज्य वित्त आयोग के बारे में बताता है ना। 243, है ना, 243 एज के बारे में देखें तो ये कर लगाने के बारे में बताता है, पंचायतें जो कर लगा सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। 243 के बारे में देखें तो ये राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताता है ना, राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताता है। तो ये छोटे छोटे प्रोविजन है, ये कभी कभी छोटे मतलब जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक होता है उनमें ये पूछा जा सकता है। ठीक, और सेम टू सेम प्रोविजंस पी से लेकर जेड जी तक होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं। जैसे आई है, इनमें जितने जोड़ देंगे तो वहाँ पे उधर का वित्त आयोग बन जाएगा, है ना, राज्य का चुनाव आयोग बन जाएगा नगर पालिकाओं के लिए, है ना, नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग बन जाएगा। सेम टू सेम ये आगे बढ़ती जाती है। अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन है, और इसमें भाग 9 का है। ये 9 का आज अगर आपने देखा हो तो इस साल की यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था, है ना, ये प्रश्न। ठीक, भाग 9 खा अगर देखें तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 243 जेड एच से लेके जेड टी तक वर्णन है ना। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ भाग 9 खा के बारे में जानकारी रखना है कि ये सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 को देखें तो ये अनुच्छेद 244 है, इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है ना, प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 244 में। भाग 11 को अगर देखें तो 245 से लेकर 263 तक होता है। ये भाग 11 भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे अगर 263 को हम देखें ना, तो अंतरराज्यीय परिषद इसमें बताया गया है ना। और 262 को देखें तो नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है, नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है। तो ये राज्यों और संघ के मध्य जो संबंध होते हैं, जैसे प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, है ना, ये चीजों के बारे में बताता है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक के मध्य होता है। इसका शीर्षक वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, है ना, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। जैसे अगर अनुच्छेद 280 को देखें तो वित्त आयोग का गठन इसी के अंतर्गत किया जाता है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित आर्टिकल इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक के आर्टिकल इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। भाग 14 को अगर देखें तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 312 को अगर देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। अभी भारत में फिलहाल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसके अंतर्गत IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, IFS भारतीय फॉरेस्ट सेवा, ये 3 सेवाएं हैं। अगर कोई नई सेवा का सृजन करना है तो राज्यसभा 2/3 अगर बहुमत से कोई अगर पास कर देती है कि इस अखिल भारतीय सेवाओं को लागू करना है तो ऐसा संभव हो जाता है।
अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हम देखेंगे तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में कही गई है, जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन इसी आर्टिकल के तहत किया गया है ना। तो अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 को आपको अगर देखें तो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है और इसमें अनुच्छेद 343 का और 343 खा के बारे में बताया गया है और ये अधिकरणों से संबंधित है। अधिकरणों से संबंधित है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 323 का के तहत है और अन्य अधिकरण खा के तहत वर्णन किया गया है। भाग 15 ये भी काफी महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान के लिए और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें बताए गए हैं और ये किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है ना। भारत निर्वाचन आयोग है ना, भारत निर्वाचन आयोग का गठन अगर कभी पूछ लिया जाए, निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 324 में वर्णित है। 324 में वर्णित है। अगर एक और आर्टिकल देखें 326 के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत मत देने का अधिकार बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जो वयस्क है 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है वो मत देने का अधिकार रखता है ना, वोट देने का अधिकार वो रखता। तो ये इसके अंतर्गत आता है। भाग 16 को अगर देखिए तो भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक है। इसमें कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे एससी एसटी है ना। एंग्लो इंडियन वाला भी इसमें प्रावधान था लेकिन हाल ही में इसको समाप्त कर दिया गया है ना। तो ये चीजें इसमें बताई गई है। भाग 17 को देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें राजभाषा से संबंधित उपबंध बताए गए हैं। ये 343 से लेके 351 तक पूरे आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे 350 खाको अगर हम देखें, 350 खाको देखें तो इसमें भाषाई अल्पसंख्यक मतलब भाषाई आधार पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है ना। विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है। मातृभाषा में शिक्षा किए जाने के बारे में उपबंध है ना। उच्चतम न्यायालय की भाषा कौन सी होगी वो इसमें उपबंध किए गए हैं। तो भारत की राजभाषा और इनके बारे में उपबंध अगर आप देखेंगे तो 343 से लेकर 351 के मध्य किए गए हैं। भाग 19 361 से लेकर 367 तक है। इसमें प्रकीर्ण जो मिसलेनियस होता है ना, मिसलेनियस वाली चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। भाग 20 368 है। ये संविधान का संशोधन के बारे में बताता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 तरह से संशोधन होता है, साधारण बहुमत से है ना, साधारण बहुमत से है ना, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। विशेष प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन किया जा सकता है ना। साधारण बहुमत से उपस्थित और आधे से अगर ज्यादा हो गए तो साधारण बहुमत विशेष 2/3 सदस्य होने चाहिए जो उपस्थित और मतदान है और आधे से अधिक होना चाहिए टोटल संख्या के, है ना। और इसमें विशेष और आधे राज्यों का अनुसमर्थन ये है कि जो राज्यों की विधानसभाएं वो साधारण बहुमत से उस बिल को पारित करे, है ना। और कम से कम आधे राज्यों से अधिक अगर ये पास करते हैं तब उसको पारित माना जाएगा, तब संविधान में संशोधन माना जाएगा। देखो आपने एक जीएसटी देखा होगा। जीएसटी के बारे में ऐसा ही किया गया था क्योंकि ये एक संघीय ढांचे पर असर डाल रहा था। अगर संघीय ढांचे पर असर डालेगा तो उसे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित कराना अनिवार्य है। भाग 21 को अगर देखें तो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे 370 जो कश्मीर से संबंधित है उसको अब्रोगेट किया गया है, वो इसी के अंतर्गत आता था, है ना। 371 के अंतर्गत बहुत सारे उपबंध है, ABCDEFG, वो देखेंगे तो वो भी अस्थायी है। तो वो भी जो अलग अलग राज्यों से है ना, अरुणाचल प्रदेश, इनके बारे में जो भी है वो इसके बारे में 371 में वर्णित है। तो ये भाग 21 अनुच्छेद 369 से लेकर 372 तक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का लास्ट भाग है 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक है ये। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में लिखा गया है।
अब हम भारतीय संविधान को पूरा हमने भाग के रूप में देख लिया, महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लिए। भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे संविधान में संशोधन होते गए, विकास क्रम की प्रक्रिया में अनुसूचियां भी जुड़ती गई। तो अभी 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं और टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उनको हम देखेंगे। प्रथम अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों, है ना, और राज्यों की सूची है ना, यूटीज और राज्यों की पूरी इसमें सूची दी गई है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तथा संसद के सभी उच्च पदाधिकारियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है प्रमुख अधिकारियों के। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन शामिल है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नियंत्रण के लिए जानकारी दी गई है। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य सूची शामिल है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है? 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची अधिनियमों और विनियमों के समझौतों को नियंत्रित करती है ना, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून हो गया, वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। इसको देखो 8 तक बनाई गई, 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, है ना, इसे बाद में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को भी बाद में जोड़ा गया, ये दल बदल, है ना, दल बदल से शामिल है ना। एक किहोतो हलोहन केस हुआ था, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कब हुआ था और किससे संबंधित था। 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? किसी समस्या की स्थिति में अयोग्यता का प्रावधान बताया गया है ना। दो दल बदल अगर सामान्यता होता था पहले, तो उसमें उसी को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल कानून कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 11वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है ना। इसमें 29 विषय हैं पंचायतों से संबंधित। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है ना। अर्थात 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसमें 18 विषय बताए गए हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी के बारे में पूरा हमने देख लिया। इसके वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो तब तक अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।